हेलो बच्चों, माई सेल्फ वीके गर्ग और PYQ सीरीज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नीट के प्रीवियस 20 इयर्स के क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर फ्रिक्शन। ये वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नीट के 45 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन नियरली 4 या 5 क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं जो थोड़े टफ और लेंथी होते हैं। और फ्रिक्शन में से अगर आप देखेंगे ये 20 इयर्स में से ज्यादातर टाइम्स जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो वही हैं जो लेंथी हैं एंड टफ है। तो आप फ्रिक्शन को लाइटली नहीं ले सकते। इस वीडियो को पूरा देखें जानने के लिए कि किस तरीके से क्वेश्चन, कितने टफ और लेंथी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं नीट में। तो जो बच्चे सिर्फ ये सोचते हैं कि बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं होता है। ओके बच्चों, तो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन दैट इज फ्रॉम 2019। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, ये वाला लेंथी नहीं है, सभी क्वेश्चन लेंथी नहीं है, बट कुछ क्वेश्चन लेंथी आए हैं और फ्रिक्शन में वो हमें इंसिडेंस काफी बार देखने को मिला है, तो फ्रिक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कहता है बॉडी ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसने कुछ दे दिया है अल्फा, किसी में म्यू ले लिया है। ये बुक की टाइपिंग एरर हो सकती है, आप इसे म्यू लिख सकते हैं, यहां पर भी म्यू लिख सकते हैं, यहां पर भी आप म्यू लिख सकते हैं। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी बट इट डज नॉट मूव। गौर से देखिए बच्चों क्या कह रहा है, कहता हमारे पास ये एक ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा गया है, हॉरिजॉन्टल फोर्स के सरफेस के ऊपर रखा गया है। मान लो इसका मास है m, अगर हम इसके ऊपर कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं बट ब्लॉक डज नॉट मूव, ब्लॉक डज नॉट मूव, जब तक ये मूव नहीं करेगा तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी बच्चों वो कैसी फोर्स होगी, स्टैटिक। और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होती है बच्चों, लेस देन इक्वल टू म्यू mg, जो आप लिख सकते हैं म्यू nr। इस केस में अगर आप देखेंगे तो nr mg के बराबर है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू म्यू mg। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू mg, जिसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों, तो f इज लेस देन इक्वल टू म्यू mg। अब अगर आप क्वेश्चन देखें तो पूछता है रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों दोनों का रिजल्टेंट आपको फाइंड करना है, तो क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा इन दोनों का बच्चों, यहां पर आप रिजल्टेंट लिख सकते हैं, रिजल्टेंट हो जाएगा रूट n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों आपस में कहां पर लग रहे हैं बच्चों, 90 डिग्री पे। nr रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड फ्रिक्शनल का वेक्टर सम। अब आप देखें तो बच्चों nr किसके बराबर है, mg का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर है बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर है, अगर आप ध्यान से देखें फ्रिक्शन स्टैटिक है तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये हमारे पास हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि म्यू mg से छोटा होगा। कितना होगा ये अभी हम नहीं जानते हैं, तो r को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, लेस देन इक्वल टू, मैं mg जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहां पर पुट किए देता हूं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से mg कॉमन आएगा, गौर से देखिए mg कॉमन आ गया है, रूट में बचेगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो बच्चों क्या आंसर आने वाला है, डी ऑप्शन। गेटिंग माय पॉइंट। ये भी अगर आप देखें लेंथी तो नहीं था बट उतना आसान क्वेश्चन भी नहीं है। ओके बच्चों, नीट के एस्पेक्ट से ये भी आसान क्वेश्चन नहीं है, तो अच्छे से इसको समझ लेना है। कैसे करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है, फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल का वेक्टर सम। इस रिजल्टेंट फोर्स को क्या कहता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ऑन द ब्लॉक। आपको क्लास में कराया हो गया होपफुली। ये क्या होता है बच्चों, अगर बोल दे कि फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ऑन द ब्लॉक,
तब भी ये रिजल्टेंट फोर्स होती है। ये भी ग्राउंड लगाता है नॉर्मल, और फ्रिक्शन भी ग्राउंड लगाता है, तो इन दोनों का वेक्टर सम हमारे पास क्या होता है, द रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ऑन द ब्लॉक। गेटिंग माय पॉइंट? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप सीधा सीधा बता सकते हैं बच्चों। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ट्रू है, ये हमारे पास ट्रू है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, ये भी हमें पता है बच्चों। लिमिटिंग क्या होता है, म्यू इंटू एन आर, तो ये भी हमारे पास क्या है, ट्रू है। फिर आता है कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशंस ऑफ लेंथ। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन का कोफिशिएंट की डायमेंशंस क्या होती हैं बच्चों, ये होता है F/n। फोर्स भी ऊपर न्यूटन और नॉर्मल रिएक्शन भी नीचे न्यूटन, तो ये बच्चों हमारे पास क्या होता है, डायमेंशनलेस। ये क्या होता है बच्चों हमारे पास, डायमेंशनलेस, तो ये वाली क्या हो जाएगी हमारे पास, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फ्रिक्शन फोर्स अपोज द रिलेटिव मोशन, बिल्कुल सही। अगर यहां पर लिखा होता फ्रिक्शनल फोर्स अपोज द मोशन तो वो रॉन्ग हो जाती। फ्रिक्शनल फोर्स अपोज द रिलेटिव मोशन, ये हमारे पास क्या है, करेक्ट है। तो हमारे पास आंसर कौन सा आएगा बच्चों, सी, क्योंकि हमें फाइंड करना था इनकरेक्ट। Getting my point? Okay, let's move to the next question of year 2015. ये देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन अब हमारे पास बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन नहीं है, ना तो ये लेंथ इजी है, मतलब शॉर्ट है, और ना ही इजी है। ये है टफ एंड लेंथी प्रॉब्लम। क्या है, नीट के एस्पेक्ट से हम बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है, ब्लॉक ऑफ मास m रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। अब ब्लॉक ऑफ मास m बच्चों ध्यान से देखेंगे, इसका मास है m1, ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, इसका मास है बच्चों m1। द लाइट स्ट्रिंग इज कनेक्टेड टू पास ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। यहां से हम पुली बना देते हैं एक, मान लो ये हमारे पास क्या है बच्चों, पुली है। तो ये जो स्ट्रिंग है इस पुली में से पास कर रही है कुछ इस तरीके से, एंड द एज ऑफ द टेबल एंड फ्रॉम द अदर एंड अनदर ब्लॉक ऑफ मास m2, एक दूसरा ब्लॉक जिसका मास कितना है बच्चों, m2 इज सस्पेंडेड। यहां तक हमने स्टेटमेंट पढ़ ली है। अब कहता है द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल इज, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, म्यू के। व्हेन द ब्लॉक ए इज स्लाइडिंग ऑन द टेबल, ये बात ध्यान से देखनी है, ब्लॉक क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है बच्चों, तो फ्रिक्शन कौन सी लगेगी बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन यहां पर लगेगी। When the block A is sliding on the table, the tension in the string, टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी होगी, ये आपको बतानी है। अब इस क्वेश्चन में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बच्चों, अब हमें ये नहीं पता कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है या कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। इसने सिर्फ ये बोल दिया कि ये स्लाइडिंग ऑन द टेबल है। अब वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ स्लाइड कर रहा है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, दोनों से हमारे पास आंसर बदल जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखें, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होता बेटा तो टेंशन क्या आ जाती, सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन विच इज म्यू के m1g, और क्या आ जाती है हमारे पास m2g। अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जा रहा होता तो नीचे की तरफ हमारे पास m2g लगेगा, ऊपर टेंशन लगेगी, तो हमारे पास ये दोनों आंसर आ जाते। बट ऑप्शन में ऐसा कोई भी आंसर नहीं दिया गया है, तो अब हमें क्या मानना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, दैट दिस ब्लॉक इज मूविंग विद एक्सेलरेशन a, दिस ब्लॉक इज मूविंग विद एक्सेलरेशन a बच्चों। अब आपको यहां पर टेंशन का फॉर्मूला लिखना है। अब हमें टेंशन फाइंड करनी है। टेंशन कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन लिखना बहुत आसान है, हमें फटाफट से आता है कि कैसे लिखते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, द फोर्स एक्टिंग, नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग के अलोंग नेट फोर्स क्या लग रही है बच्चों, नीचे की तरफ m2g, इसको अपोजिंग फोर्स है
काइनेटिक फ्रिक्शन। तो नेट फोर्स क्या है अलोंग द स्ट्रिंग, m2g माइनस म्यू m1g। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगी बच्चों यहाँ पर, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन क्या है हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए, म्यू m1g। गेटिंग माय पॉइंट। डिवाइड बाय, सॉरी नॉर्मल रिएक्शन है m1g, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है बच्चों, म्यू m1g। डिवाइड बाय क्या होता है बच्चों, टोटल मास। यहां से आपने क्या लिख लिया है, एक्सेलरेशन लिख लिया है बच्चों। एक्सेलरेशन पता चल गया है बेटा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा वो हमें यहां पर देख लेना है बेटा। एक्सेलरेशन के बाद आप लिख सकते हैं टी। टी लिखने के कई तरीके हैं, आप कैसे लिख सकते हैं टी को, अगर आप इसकी एफबीडी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी माइनस एफ के इज इक्वल टू m1a, और इसकी अगर आप एफबीडी बनाएंगे तो टी माइनस सॉरी m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। दोनों में से किसी में पुट करें आपके पास एग्जैक्ट आंसर सेम आएगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसी इक्वेशन में पुट कर लूं, m2g माइनस ए क्या है बेटा, m2g माइनस म्यू m1g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। क्या लिख सकते हैं बच्चों आप, m1g प्लस m2g माइनस m2g माइनस म्यू m1g बच्चों डिवाइड बाय m1 प्लस m2। गेटिंग माई पॉइंट। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये कट जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या बच गया बेटा, m1g m2g g कॉमन आ गया है, 1 माइनस म्यू, माइनस माइनस यहां पर देखिए प्लस होगा, ये गलती आपको नहीं करनी है, यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां पर क्या आएगा बच्चों प्लस डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो गौर से देखिए कौन सा आंसर बन रहा है बच्चों, शाबाश। तो बी आंसर हमारे पास बन गया है। आप इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आया बच्चों क्या करना था। तो इस तरीके से आप पहले आप एक्सेलरेशन लिखेंगे, फिर आप टेंशन फाइंड कर सकते हैं, थोड़ा क्विकली कर सकते हैं, जितना आप कंफर्टेबल हैं कैलकुलेशन में उतना कम टाइम आपको लगेगा। बट जितना भी टाइम आप कम लगा लें, जितनी भी फास्ट आप कैलकुलेशन कर लें बच्चों, इसमें हम कोई डाउट नहीं है कि ये क्वेश्चन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंथी क्वेश्चन था। ओके, अंडरस्टूड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे, ये भी 2015। अ प्लैंक विद द बॉक्स ऑन इट एट वन एंड इज ग्रेजुअली रेज्ड फ्रॉम द अदर एंड। क्या हो रहा है बच्चों इसमें कि हमारे पास ये कोई प्लैंक है, इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रख दिया है बच्चों, इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रख दिया, मैं धीरे धीरे इसका एंगल इंक्रीज कर रहा हूं। एक एंगल आता है कब, एज द एंगल इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल रीचेस टू दिस द बॉक्स स्टार्ट टू स्लिप। बॉक्स स्टार्ट टू स्लिप, इस एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। कितना हो गया बच्चों 30 डिग्री। ये किसके बराबर होता है, तो म्यू एस होता है बच्चों tan फाइ। तो ये आ जाएगा tan 30 डिग्री। कितना हो जाएगा बच्चों tan 30, आप सबको पता है दिस इज 1/√3। आप इसे लिख सकते हैं √3/3 विच इज गोइंग टू बी 1.7 डिवाइड बाय 3 बच्चों विच इज नियरली 0.6 विच इज नियरली 0.6। आप इसे 0.56 भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें राउंड ऑफ करके तो दिस इज नियरली 0.6। तो हमारे पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, अब देखिए बच्चों ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। वैसे तो ये लेंथी है, मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा, बट आपको पूरा सॉल्व नहीं करना था। जैसे ही आपको यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन पता चल गई, हमें पता है काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी है 0.6, दो ऑप्शन में दिख रहा है क्योंकि स्टैटिक पूछा है, और इससे कम वाला ऑप्शन कौन सा है, काइनेटिक फ्रिक्शन बच्चों सेम नहीं हो सकती। तो क्या होगा बच्चों आंसर, ए ऑप्शन। आप मेरी बात समझ रहे हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन। बट हमारे पास जब बराबर होता है तो वो दो के बारे में बात ही नहीं करता, जब हमारे पास दोनों अनइक्वल होते हैं तभी काइनेटिक एंड स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बात की जाती है। तो यहां से
आप एक चांस ले सकते थे इस ऑप्शन को मार्क करने का जो करेक्ट आंसर है, बट क्योंकि यहां पर दोनों सेम भी दिए हुए हैं तो हो सकता है जो एग्जामिनर है वो थोड़ी चाल खेल जाए, ट्रिकी क्वेश्चन बना दे और दोनों सेम आ जाए। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे अब हम वो देखते हैं। कहता है बच्चों इसके बाद इसी एंगल के ऊपर ये स्लाइड होता है कितना मीटर, 4 मीटर स्लाइड होता है। रेस्ट से स्टार्ट हुआ, 4 मीटर स्लाइड हो गया कितने सेकंड में बच्चों, 4 सेकंड में। T0 से स्लाइड होना शुरू होगा, 4 सेकंड में 4 मीटर स्लाइड हो जाता है। अगर ये फ्रिक्शन लगेगी इसके ऊपर, फ्रिक्शन कौन सी लगेगी बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा डाउन द प्लेन, g sin थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। तो आप क्या इक्वेशन लिखने वाले हैं, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो S कितना है बच्चों 4, U कितना है 0, एक्सेलरेशन कितना है G sin 30 होता है 1/2, म्यू के cos 30 होता है √3/2, G बाहर लिख लिया है, टाइम कितना है 4 का स्क्वायर बच्चों। अब अगर आप इसकी कैलकुलेशन देखें 4/4 का स्क्वायर 5 1, ये क्या हो जाएगा बच्चों 0.5 म्यू के, और ये क्या हो जाएगा बच्चों नियरली 0.85, ये हो जाएगा नियरली 0.85 बच्चों। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये 1/4 है, 1/20 हो जाएगा, 0.5 माइनस म्यू के 0.85 बच्चों। ओके, बात समझ में आ रही है सबको। अब हमें इसे सिंपली सॉल्व करना है, सिंपली सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहां पर ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 0.5 माइनस 0.05 म्यू के 0.85, तो म्यू के कितना आएगा बच्चों 0.45 डिवाइड बाय 0.85। ध्यान से देखिए अगर नीचे 0.90 होता तो वो एग्जैक्टली 0.5 आता। अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख लूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों 0.5। ओके, अप्रोक्सीमेट आता है, ये भी हमारे पास 0.6 अप्रोक्सीमेट है, ये भी हमारे पास 0.5 अप्रोक्सीमेट आता है। तो ये एक हमारे पास क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आंसर सॉल्व करने के बाद भी हो सकता है कि बच्चा इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। गेटिंग माई पॉइंट, नोट कर लेंगे बच्चों, इसे नोट कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बट इससे पहले मैं आपको ये बता दूं बच्चों, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बच्चों वो है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रेस द लाइक बटन ऑफ वीडियो बेटा, एंड कमेंट जरूर करें आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, आप और क्या चाहते हैं। ओके बच्चों, तो लाइक करना जरूर, लाइक करना ना भूलें बेटा, और सब्सक्राइब भी जरूर करें। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए बच्चों, अगर ये फ्रिक्शन के बिना होता तो हम कह देते कि ये नीट के लिए अप्रोप्रिएट एंड ओके क्वेश्चन है, बट इसमें लगी हुई है फ्रिक्शन, तो ये भी नीट के एस्पेक्ट से क्या हो जाता है बच्चों, एक थोड़ा सा लेंथी, ज्यादा टफ, ज्यादा लेंथी नहीं कहेंगे। अगर आपको टेक्निक्स पता है, शॉर्ट ट्रिक्स, तो आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बट स्टिल अगर आपको वो नहीं पता है तो किसी बच्चे को जिसको ट्रिक नहीं पता एक्सेलेरेशन लिखने की, उसके लिए ये लेंथी हो सकता है। क्या है ये क्वेश्चन, कहता है सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 masses m1 m2 and m3 connected by a string passing over a pulley. m1 hangs freely and m2 m3 are placed on a rough horizontal table. The pulley is frictionless and negligible mass the downward acceleration. ये बात कंफर्म कर दी है कि ये एक्सेलरेट होंगे, ये मूव करेंगे तो फ्रिक्शन कितनी लगेगी बच्चों, यहां पर लगेगी म्यू m2g, यहां पर लगेगी बच्चों म्यू m1g, और यहां पर मास लग रहा है m1g, सॉरी इट इज m3 बच्चों। ये बात समझ में आई। अब एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं बेटा, डायरेक्ट ट्रिक क्या है, एक्सेलरेशन लिखते हैं द फोर्स विच इज ट्राइंग टू पुल माइनस द फोर्स विच इज ट्राइंग टू अपोज अलोंग द स्ट्रिंग। पहली बात ये देखना है कि हमें जो फोर्सेस है वो स्ट्रिंग के अलोंग देखनी होती हैं।
ये फोर्स भी स्ट्रिंग के अलोंग है और ये फोर्स भी स्ट्रिंग के अलोंग है। इंक्लाइंड प्लेन में हम कंपोनेंट लेते हैं फोर्स का जो अलोंग द स्ट्रिंग हो। दिस इज ट्राइंग टू मूव द ब्लॉक्स, दिस इज अपोजिंग द मोशन ऑफ द ब्लॉक्स। तो क्या होगा बच्चों इसमें, डिवाइड बाय टोटल मास, जो मास उन स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है और साथ में मूव करेगा वो हमें टोटल मास लिखना है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको ये ट्रिक पता है कि तीनों मास बराबर हैं इस केस में, अगर आपको ये ट्रिक पता है बच्चों, तो आप आसानी से फटाफट से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते थे। बट मैं स्टिल कहूंगा, क्योंकि काफी सारे बच्चों को ये ट्रिक नहीं पता होती एक्सेलेरेशन डायरेक्टली लिखने की, उनके लिए ये क्वेश्चन लेंथी हो सकता है। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? तो आप इसे नोट कर लें। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कहता है अपर हाफ। ये भी देखिए, ये एक रियली टफ एंड लेंथी प्रॉब्लम है फॉर द नीट एस्पिरेंट्स, और नीट 2013 में आई हुई है। इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग में कहा था बच्चों, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट फ्रिक्शन के नहीं देखे हैं नीट के, तो आप धोखा खा सकते हैं। आपको लग सकता है कि आसान क्वेश्चन आते हैं, टफ क्वेश्चन नहीं आते, तो ऐसे क्वेश्चन देखकर आप छोड़ सकते हैं अगर उसमें ना लिखा हो कि ये नीट 2013 में आया हुआ। क्या है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। कहता है द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। एक हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है बच्चों, यहां पर देख लेते हैं। एक हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है एट एन एंगल थीटा। अगर आप देखें, इसका जो टॉप पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, अपर हाफ ऑफ, देखिए अपर हाफ इज परफेक्टली स्मूथ, आधा आधा डिवाइड कर लेते हैं, ए टू बी, बी टू सी, ए टू बी, बी टू सी। बच्चों ध्यान से देखेंगे, बी टू सी आधा आधा डिवाइड कर लेते हैं। मान लो ये भी लेंथ एल है, ये भी लेंथ एल है। ऊपर वाला पार्ट स्मूथ है, यहां से ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया है। अ ब्लॉक स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एट द टॉप ऑफ द प्लेन विल अगेन कम टू रेस्ट एट बॉटम। बॉटम पे भी ये क्या आ जाएगा, रेस्ट पे। फाइनल वेलोसिटी भी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द लोअर हाफ ऑफ द प्लेन, जो लोअर हाफ है एंड जो हमारे पास ब्लॉक है, यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। ये म्यू हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ए टू बी, मान लो यहां पर वेलोसिटी है बेटा v1। अब अगर मैं ए टू बी बच्चों इक्वेशन लिखूं तो क्या होगा, ए टू बी बच्चों अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं तो क्या होगी बच्चों, s इज इक्वल टू ut, u 0 है, हाफ एक्सेलरेशन ओवर द स्मूथ प्लेन। स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, जी साइन थीटा। एक्सेलरेशन क्या होता है, जी साइन थीटा। हमें ये इक्वेशन नहीं लगानी थी, क्यों, हमें टाइम नहीं पता है। हमें क्या पता है, u पता है, v पता है, s पता है और a पता है। s के बीच में रिलेशन, a पता है, u पता है, v पता है। तो इक्वेशन कौन सी लगनी थी बच्चों, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये गलती हो जाती है, बच्चों को यही नहीं पता चलता इक्वेशन कौन सी लगाएं। तो आप देख लेना है कि अगर हमारे पास जो जो वेरिएबल हैं, जो 4 वेरिएबल हैं, उनके बीच में कौन सी इक्वेशन दी गई है। तो ये है v1 का स्क्वायर 0 2, एक्सेलरेशन है g साइन थीटा और लेंथ है l बच्चों। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ फ्रॉम b टू c बच्चों, फ्रिक्शनल प्लेन के ऊपर एक्सेलरेशन कितना होगा। अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो नीचे की तरफ फोर्स होगी mg sin थीटा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन g sin थीटा। पीछे की तरफ फोर्स होगी काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन रिटार्डेशन क्या होगा, म्यू g cos थीटा। अब अगर हम देखें, फाइनल स्पीड क्या है, 0। इनिशियल स्पीड क्या है, v1 स्क्वायर 2, एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा इनटू l। सेकंड,
यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों, क्योंकि स्पीड कम हो रही है तो इसका रिटार्डेशन होगा। हमें कोई टेंशन नहीं है, रिटार्डेशन हो जो क्या हो, हमने मान लिया है नीचे की तरफ फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स डिवाइड बाय मास, तो हमने नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ले लिया है। ब्यूटी ऑफ इक्वेशंस ये है कि ये अपने आप उन चीजों को कंसीडर कर लेगी। अब अगर हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन देखें तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये था v1 स्क्वायर, ये है माइनस v1 स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं v1 स्क्वायर इज 2g sin थीटा l, और यहां पर हम लगा देंगे माइनस 2g sin थीटा माइनस 2 म्यू g cos थीटा l। अब अगर आप देखें तो पैरामीटर कौन कौन से कट जाएंगे, l कट जाएगा, 2 कट जाएगा, g कट जाएगा, तो बचेगा क्या बच्चों, साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और आंसर आपको दिखना शुरू हो गया होगा। 2 साइन थीटा इज म्यू कॉस थीटा, तो 2 tan थीटा इज इक्वल टू म्यू बच्चों। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट बच्चों, क्लियर है? तो आप इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको फिर से याद करा दूं बच्चों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें बच्चों, यही एक टीचर की मोटिवेशन होती है, और इसी मोटिवेशन के साथ हम आपके लिए और वीडियोस लेकर आते रहेंगे। ओके, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें टू गेट नोटिफिकेशन फॉर द फर्दर अपकमिंग वीडियोस। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, अ कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, अ बॉक्स इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन इट। गौर से देखिए क्या है, कहता है ये हमारे पास कन्वेयर बेल्ट है। देखिए बेटा, ये भी अब क्वेश्चन आसान क्वेश्चन में काउंट नहीं होता बेटा, क्योंकि काफी सारे बच्चों को यही नहीं पता चलता कि करना क्या है इसमें, और अगर उनको ये थोड़ा बहुत पता भी चल जाए तो कैसे करना है ये एक समस्या बन जाती है। कहता है कि एक ब्लॉक को हमने ड्रॉप कर दिया है, एक ब्लॉक को हमने ड्रॉप कर दिया है, ड्रॉप। अब अगर हम देखें तो ब्लॉक की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, इनिशियली 0, और कन्वेयर की वेलोसिटी कितनी दे रखी है बेटा, कन्वेयर इज मूविंग विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है बच्चों, 0.5। द डिस्टेंस दैट द बॉक्स विल मूव रिलेटिव टू द बेल्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट ऑन इट, बिफोर कमिंग टू रेस्ट ऑन इट, इसका क्या मतलब है? और ये भी बोला है रिलेटिव टू बेल्ट बेटा, रिलेटिव टू बेल्ट अगर हम ध्यान से देखें, हम क्या देखने वाले हैं, रिलेटिव टू बेल्ट। अब अगर मैं इस सिचुएशन को रिलेटिव टू बेल्ट जनरेट करूं, अगर मैं इस सिचुएशन को रिलेटिव टू बेल्ट ड्रॉ करता हूं, कुछ इस तरीके से रख लेते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से बेटा, मान लो ये था। अब अगर मैं रिलेटिव टू बेल्ट देखूंगा बच्चों, रिलेटिव टू बेल्ट, तो इस ब्लॉक की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, ब्लॉक की वेलोसिटी माइनस बेल्ट की वेलोसिटी बेटा, वेक्टर फॉर्म में होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 - 2 मीटर पर सेकेंड, यस और नो। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन इंडिकेट ऑपोजिट डायरेक्शन। समझ में आ गई बच्चों बात? अब अगर हम देखें, इसका मतलब बेल्ट रेस्ट पे है एंड ये ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। अगर ये ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है बच्चों, तो इसके ऊपर क्या लगेगी, फ्रिक्शन। कितनी लगेगी, म्यू एम जी, जिसकी वजह से, इस फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास, तो एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन हमारे पास हो जाएगा म्यू रिटार्डेशन, इनफैक्ट इसे हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन म्यू जी, दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे लगता है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया है बच्चों। पूछा है ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रिलेटिव टू रेस्ट बेल्ट रुक जाएगा, फाइनल स्पीड क्या हो जानी चाहिए, 0।
आपको फाइंड करना है s। तो क्या लिखेंगे बच्चों, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। रिलेटिव वेलोसिटी फाइनल 0, इनिशियल कितनी है 2, एक्सेलरेशन क्या है रिलेटिव -5 बिकॉज इट इज रिटार्डेशन। s हमें फाइंड करना है, तो बच्चों ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 10, 0.4 मीटर। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा 0.4 मीटर। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये भी देखिए बच्चों, ये भी प्रॉब्लम हमारे पास आसान नहीं है बट लेंथी नहीं है। आसान भी नहीं है और लेंथी भी नहीं है। अगर बट कंसेप्ट आपके स्ट्रांग है तो आप इसे जल्दी कर सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि दिस प्रॉब्लम इज एवरेज प्लस फॉर अ नीट कैंडिडेट। जेई मेन कैंडिडेट के लिए ये ठीक प्रॉब्लम है, आसान प्रॉब्लम है, बट नीट के लिए ये एवरेज प्लस कह सकते हैं, ना तो टफ और ना ही इजी। तो क्या है बच्चों इसमें, कहता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द कार्ट इज म्यू अल्फा एल acceleration alpha of the cart that will prevent the block from falling। मान लो ये कार्ट का एक्सेलरेशन हमारे पास अल्फा है, कहता है कितना दें सच दैट ये ब्लॉक ना गिरे। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों हमें, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू कार्ट देखें, विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, तो इस ब्लॉक के ऊपर लगेगी एक स्यूडो फोर्स एम में, एक लगेगी कॉन्टैक्ट की वजह से नॉर्मल फोर्स, एक लगेगी mg और एक लगेगी यहां पर फ्रिक्शन। तो नॉर्मल फोर्स किसके बराबर आ गई बच्चों, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू कार्ट द ब्लॉक इज एट रेस्ट। विद रिस्पेक्ट टू कार्ट द ब्लॉक इज एट रेस्ट। तो n इज इक्वल टू ma एंड टू प्रिवेंट फॉलिंग, अगर हम चाहते हैं कि गिरे नहीं, तो जो mg है वो हमारे पास, जो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शन है वो क्या होनी चाहिए, स्टैटिक, और वो किसके बराबर होगी बेटा, mg के। और स्टैटिक फ्रिक्शन जो हमारे पास होती है, दिस इज ऑलवेज लेस देन अ लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एन। तो यहां से हमें क्या पता चल गया, mg इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन की वैल्यू क्या है, a। तो ए जी बाय म्यू बच्चों ये कट गया, विच इज ग्रेटर देन अल्फा। तो अल्फा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाय म्यू। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, सी। अब अगर आप इसे थोड़ा सा स्मार्टली देखें बच्चों, तो जो ए और बी ऑप्शन है ये तो हमारे पास वैलिड ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इनकी जो यूनिट्स हैं वो ही मैच नहीं करती। ये डायमेंशनलेस होता है और g और अल्फा की यूनिट सेम होती है। तो ये मास क्या कर रहा है, यहां पर मास तो होना ही नहीं चाहिए। तो जो बच्चे मान लो थोड़ा सा भी सोच के काम करते हैं, अगर किसी ने a और b मार्क कर दिया मतलब उसने थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाया क्वेश्चन के लिए। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो अब आपको d और c, पहली बात तो ये पता हो कि d और c में से मार्क करना है। फिर आप थोड़ा सा सोचेंगे कि भाई अगर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो इसके लिए रुकना ज्यादा आसान होगा। आप आराम से सोच सकते थे कि जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होता है उतनी ही कम टेंडेंसी होती है इस ब्लॉक की स्लाइड होने की। तो हमारे पास मैक्सिमम वाला आंसर आना चाहिए था कि अल्फा शुड बी ग्रेटर देन दिस। तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए था, सी। आप इसे बिना सॉल्व किए भी मार्क कर सकते थे बच्चों। ओके बच्चों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें देखिए जरा। तो क्या है बच्चों, a block B is pushed momentarily along a horizontal surface with initial velocity v. If mu is the coefficient of sliding friction between B and the surface, block B will come to rest. ये देखिए ऐसे क्वेश्चन नीट के लिए बने हैं, आसान क्वेश्चन है। कहता है इनिशियल वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी बच्चों 0 है, फ्रिक्शन लगेगी, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी। रिटार्डेशन कितना होता है बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से, म्यू जी। जब आप इसे लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस म्यू जी रिटार्डेशन। गेटिंग माय पॉइंट। पूछा गया है
कितने टाइम के बाद रेस्ट पे आएगा? बड़ा ही आसान हो गया बच्चों, क्या लिख देंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस 80। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल v है, रिटार्डेशन क्या है बच्चों? माइनस g, तो टाइम क्या आएगा? v बाय म्यू जी। ऐसे क्वेश्चन हम कहते हैं कि नीट में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, बट इससे पहले जो आपने देखे वो लेंथी क्वेश्चंस थे। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? तो मैं आपको फिर से याद करा दूं बेटा, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करें बेटा। यही जो पॉइंट है वो हमारी मोटिवेशन को बनाए रखता है, और ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें बच्चों। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है बच्चों हमारे पास? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी, block A of mass 2 kg and table as shown in figure is 0.2. What would be the minimum mass value of block B so that the two blocks do not move? The string and the pulley are assumed to be smooth and massless. जो string and pulley है वो, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होगा बच्चों इसमें? ध्यान से देखना है। अब हमें यहां पर इसे करना है रेस्ट पे। क्वेश्चन में कहा गया है टू ब्लॉक्स डू नॉट मूव, रेस्ट पे रखना है। रेस्ट पे रखना है तो इधर टेंशन क्या लगेगी? T, नीचे की तरफ मास क्या होगा? mBg। तो रेस्ट पे रहने के लिए T इक्वल टू mBg। ये बात समझ में आ गई बच्चों? T इक्वल टू mBg। अब अगर हम ध्यान से देखें, इस ए ब्लॉक के लिए यहां पर टेंशन है T, फ्रिक्शन लगेगी पीछे की तरफ, कौन सी? स्टैटिक, क्योंकि ये क्या है? रेस्ट पे। क्योंकि ये क्या है बेटा? रेस्ट पे। तो रेस्ट के केस में टेंशन इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन, तो इसका मतलब Fs इज इक्वल टू mBg आ गया बेटा। एंड हम जानते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू म्यू एन। एन कितना होगा बच्चों यहां पर? एन अगर आप ध्यान से देखें तो वो mAg है, तो यहां पर क्या आ गया? इसका मतलब mBg इज लेस देन म्यू mAg। G से G बेटा हम काट सकते हैं, तो क्या बचेगा? mB कितना है हमें फाइंड करना है, म्यू कितना है बेटा? 0.2, मास कितना था बेटा? 2, तो mB शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.4 kg। तो हमसे पूछा गया था व्हाट इज द मैक्सिमम मास वैल्यू, व्हाट इज द मैक्सिमम मास वैल्यू। तो मैक्सिमम क्या होगा बच्चों? मैक्सिमम होगा 0.4 kg। समझ में आई बात? समझ में आई बेटा बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 100 न्यूटन फोर्स एक्ट हॉरिजॉन्टली ऑन अ ब्लॉक ऑफ 10 kg। एक 10 kg का ब्लॉक है बच्चों, इसके ऊपर 100 न्यूटन फोर्स लग रही है हॉरिजॉन्टल। ये जो टेबल ये पड़ा था ब्लॉक, ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे पड़ा था जहां कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5। If the acceleration due to gravity is taken as this acceleration of the block, ध्यान से देखें यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है बच्चों? लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है म्यू इंटू nr। हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो nr कितना होगा? mg। nr कितना होगा बच्चों? mg। तो क्या हो जाएगा? 0.5, मास कितना है? 10, g कितना है? 10, तो ये आ गया 15 न्यूटन। अब अगर आप ध्यान से देखें 100 न्यूटन जो हमने अप्लाइड फोर्स है, दिस इज ग्रेटर देन लिमिटिंग, तो ब्लॉक मूव करेगा। कितने एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा बच्चों? ये हो जाएगा F माइनस FL डिवाइड बाय, ये है 100 माइनस 50 डिवाइड बाय 10, तो ये कितना आ गया बच्चों? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन नीट के लिए बने हुए हैं बेटा। जो इससे पहले क्वेश्चन किए वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से टफ एंड लेंथी क्वेश्चन है, बट आपको याद रखना है कभी भी 4 से 5 क्वेश्चन नीट में
टफ और लेंथी आ सकते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप एक अच्छा रैंक नीट में सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि कंफर्म सिलेक्शन हो, आप जिस कॉलेज में चाहें वहां पर एडमिशन आपको मिल जाए, जहां अच्छे कॉलेज में एडमिशन आपको मिल जाए, 650, 640, 670 इनसे प्लस नंबर अगर आपको चाहिए तो आपको इन टफ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने 3-4 क्वेश्चन फिजिक्स में ही छोड़ दिए, 20 नंबर फिजिक्स में चले गए, तो बेटा 650, 670 एक टफ काम हो सकता है अचीव करना। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg। देखिए जरा इसमें क्या है, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड ऑन अ ट्रक विच एक्सेलरेट विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द ट्रक इज दिस फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ये भी देखिए कंसेप्ट वाइज स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। कहता कि एक ट्रक है, ट्रक मैं यहां पर ड्रॉ नहीं करूंगा, अक्सर मेरी जो ऑफलाइन क्लास वाले बच्चे हैं वो हंसते रहते हैं ट्रक की ड्राइंग पे, है ना। तो ये ट्रक है, ट्रक की सरफेस हमने ड्रॉ कर ली है। ट्रक इज मूविंग विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.6 बिटवीन द ब्लॉक एंड द ट्रक। अब अगर हम देखें बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, जैसे हमने इसके ऊपर भी हमने ये क्वेश्चन देखा, तो अगर हम देखें विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, ट्रक के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं, तो ट्रक को कर लेंगे हम किसमें, रेस्ट में। इसके ऊपर क्या लग जाएगी, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स कितनी होगी बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन, कितनी हो गई, 5 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन जरा यहां पर देख लेते हैं। फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगी, म्यू इंटू एन आर। म्यू कितना है 0.6, एन आर कितना है 1 इंटू 10, दिस इज 6 न्यूटन। अब आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देख सकते हैं बच्चों, एस एफ इज लेस देन एफ एल, तो क्या ब्लॉक मूव करेगा, ब्लॉक रिमेन एट रेस्ट। ट्रिकी क्वेश्चन है, बच्चा इसमें फटाफट फ्रिक्शन को 6 न्यूटन कैलकुलेट करके आंसर मार्क कर देगा, बट ये गलत हो जाएगा। ये मैक्सिमम है या फिर काइनेटिक है जब ब्लॉक मूव करेगा। जब ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो ब्लॉक रिमेन एट रेस्ट, तो फ्रिक्शन कौन सी लगती है, स्टैटिक। और स्टैटिक फ्रिक्शन, ब्लॉक मूव्स एट रेस्ट, ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर रहती है, अप्लाइड फोर्स के बराबर रहती है। तो आंसर क्या आएगा बच्चों इसमें, ए ऑप्शन। आंसर क्या आएगा बच्चों, ए ऑप्शन। ये था बेटा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। इजी नहीं कह सकते इसे, बट लेंथी भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा फ्रिक्शन में से, क्या कह रहा है, पर्सन स्लाइड्स फ्रीली डाउन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन while his bag falls down vertically from the same height। गौर से देखेंगे, ये हमारे पास कोई एक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन है बच्चों। वैसे तो ये इसको इस पार्ट में नहीं आना चाहिए था क्योंकि इसमें फ्रिक्शन नहीं है, तो ये हम बिना फ्रिक्शन के भी काइनेमेटिक में कर सकते थे। कहता है कि अगर हमारे पास ये उसका बैग है और ये हमारे पास पर्सन है, और कमाल की बात देखिए दोनों हमने ब्लॉक बना दिए हैं। अरे पर्सन की ड्राइंग बनाना मुश्किल है ना, तो दोनों जो बैग है वो क्या कह रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड आता है, मान लो h हाइट है, और जो बंदा है वो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर आता है। बच्चों देख रहे हो, भाग गया था ये भी। जो मैन है वो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर आता है, उसकी लेंथ मान लेते हैं l, एंगल मान लेते हैं थीटा, एंगल मान लेते हैं बच्चों थीटा। ये बात समझ में आई। फाइनल स्पीड ऑफ मैन एंड बैग आपको बतानी है। वैसे तो मुझे पता है, आप सबको पता होगा, काइनेमैटिक्स में हमने काफी बार ये लिखा है, वर्क पर एनर्जी में भी हमने लिखा है, ठीक है। बट फिर भी अगर हम इसे मैथमेटिकली सॉल्व करें तो क्या होगा, बैग के लिए बच्चों फाइनल स्पीड v स्क्वायर, इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड g है, हाइट h है, तो v क्या होगी √2gh। पर्सन के लिए क्या होगा बच्चों, पर्सन के लिए डाउन द प्लेन एक्सेलरेशन कितना होगा, g sin थीटा। फाइनल स्पीड क्या होगी बच्चों, ये हमने देखनी है। फाइनल स्पीड v होगी, इनिशियल स्पीड क्या है 0, इनिशियल स्पीड क्या है 0, एक्सेलरेशन क्या होता है डाउन द प्लेन g sin थीटा, और लेंथ कितनी है बच्चों l।
तो v कितना होगा √2g sin थीटा l। कौन सा बड़ा छोटा है, होल्ड ऑन बेटा, ध्यान से देखेंगे h और l में क्या रिलेशन है, साइन थीटा क्या है राइट एंगल ट्राइंगल में, साइन थीटा इज h बाय l। तो l साइन थीटा को बच्चों क्या लिखा जा सकता है, oh my God, it is h। तो ये क्या बन जाएगा 2gh, और ये भी क्या था 2gh, ये बैग के लिए, ये पर्सन के लिए। तो बोथ रीच टू द ग्राउंड विद द सेम वेलोसिटी। तो क्या ऑप्शन बनेगी बच्चों इसमें, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये थे बेटा हमारे पास प्रीवियस 20 years क्वेश्चन फ्रॉम नीट फ्रॉम द चैप्टर फ्रिक्शन। आई होप इन क्वेश्चंस को देख के आपको आइडिया लग गया हो कि आपको थोड़े से टफ एंड लेंथी क्वेश्चन भी कर लेने चाहिए अगर आप नीट में एक अच्छा स्कोर लेना चाहते हैं। ओके बच्चों, तो लास्ट में मैं आपको फिर से याद करा दूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा। यही हमारी मोटिवेशन है। इसी मोटिवेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के PYQs के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। मैं फिर से बोल दूं, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें बच्चों। थैंक यू सो मच।